चलो, पिछले क्लास में उत्तक हम पहला प्रकार पढ़े थे, सरल सल की उपकला उत्तक। और उसमें हम लास्ट एक हृदय में बोले थे, हृदय का जो होता है कि आंतरिक जो हृदय का भाग, ये हृदय का होता है नीले एवं ये आलिंद, नीले एवं आलिंद। ये इससे होता है, इसमें कौन सा उत्तक होता है? हृदय एवं आलिंद का जो स्तरीकरण करता है, हृदय के आलिंद व नीलय का स्तरीकरण, आलिंद व नीलय, हृदय के आलिंद और नीलय का स्तरीकरण कौन? सरल सल के उपकला उत्तक, सरल सल की उपकला उत्तक। अब ये पिछले क्लास में बोले थे कि हृदय के नीलय एवं आलिंद का जो सरल सल के उपकला उत्तक स्तरीकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीजोथीलियम, और बोले थे एंडोथीलियम भी, दोनों बोले थे। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए मैन कौन होता है, मैन की तुम्हारा एंडोथीलियम ही बोलना है। क्या बोलना है? अगर पूछे एंडोथीलियम क्या होता है, क्या बोलेगा? वैसे सरल सल की उपकला उत्तक जो हृदय के आलिंद एवं नीलय का स्तरीकरण करता है उसको क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। और ये अगर तुम वो भी तो एंडोकार्डियम भाग का भी एंडोथीलियम ही करता है ना। एंडोकार्डियम भाग लगभग इसी में आता है, पहले एंडोकार्डियम उसके बाद ये तुम्हारा जिससे की है वो स्ट्रक्चर उतना क्या। बस ये जो बोले थे हृदय के आलिंद नीलय का स्तरीकरण पिछले क्लास में मीजोथीलियम, उसको सही करना क्या होगा? एंडोथीलियम। अब उसके बाद अभी पढ़ने क्या इसका दूसरा प्रकार, पहला तो हो गया, इसका दूसरा क्या है? सरल घनाकार उपकला उत्तक। दूसरा प्रकार क्या है? सरल घनाकार उपकला उत्तक। सरल घनाकार उपकला उत्तक। अच्छा, इसका ये बता आकार कैसा होगा? इसका आकार कैसा होगा? घन जैसा। घनाकार। और यह कार्य क्या करे? चलो कार्य पहले बाद में देखते हैं, पहले यह कैसे कार्य करता है वो समझते, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद अपने पता चल जाएगा यह कार्य करते क्या है। अच्छा, इसको जनन उपकला उत्तक भी बोला जाता है। जनन उपकला उत्तक। अब ये अगर पूछा जाए जनन उपकला उत्तक क्यों बोला जाता है, ये क्या सरल घनाकार यानी वृषण जो होता है, वृषण में एक होता है क्या? शुक्रजनक। वृषण में क्या होता है? शुक्रजनक। वृषण में शुक्रजनक कोशिका होता है, शुक्रजनक कोशिका। क्या होता है? वृषण में शुक्रजनक कोशिका होता है। और इसका आकार कैसा होता है? इसका घनाकार, यानी इसमें वृषण के शुक्रजनक में जो कोशिका होता है, कोशिका ने ये तुम्हारा कौन सा उत्तक होता है? यानी शुक्रजनक जो वृषण के शुक्रजनक कोशिका, उसका आकार कैसा होता है? घन के जैसा। इसलिए वो क्या बोले थे? शुक्रजनक की कोशिका क्या होता है? सरल घनाकार उपकला, सरल घनाकार उपकला उत्तक। अब ये बोलते इसको जनन क्यों बोला? तो जनन उपकला उत्तक। अब ये तो शुक्रजनक कोशिका होता है, किससे? घनाकार से बना होता है। और इसी शुक्रजनक कोशिका द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का। और जनन में शायद कौन? युग्मक ही होते हैं ना, युग्मक। इसलिए तुम्हारा क्या करते हैं, देखो वृषण में शुक्रजनक कोशिका सरल घनाकार उपकला का बना होता है। और ये जो शुक्रजनक किसका निर्माण करता है? युग्मक का। युग्मक जो कि क्या है कि जनन में तुम्हारा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए इसी आधार पर इसको क्या बोला जाता है? सरल घनाकार उपकला उत्तक को इसी आधार पर क्या बोला जाता है? जनन उपकला उत्तक भी बोला जाता है। और यह पाए कहाँ का? चलो कार्य लिख लेते हैं, फिर समझा देंगे। और ये इसका कार्य, किसका कार्य? सरल घनाकार का कार्य। ये अवशोषण, अवशोषण और निस्यंदन, गलत लग रहा है ना, देखो अवशोषण और निस्यंदन, छानना कि तुम्हारा
ये स्त्रवन और निस्यंदन होता है, कब श्वसन निस्यंदन, शायद स्त्रवन एवं निस्यंदन होता है, कब श्वसन ये नहीं करता है, स्त्रवन और निस्यंदन, जिसको बोलते हैं स्राव करना, श्रवण और निस्यंदन। अब देखो ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, पहला तो हो गया वृषण के शुक्रजनक किए, उसके बाद वो अग्नाशय, अग्नाशय जो बने होते हैं, इसमें एक कोशिका, तो मान लो पूरा क्या है, ये क्या है अग्नाशय, और यह जो अग्नाशय में 99% क्या पाया जाता है, एक ही कोशिका, इसमें क्या पाया है, एक कोशिका पाया, तो उस कोशिका का आकार कैसा होता है, मतलब ये देखो इसमें जो 99% ये जो भाग बना होते हैं अग्नाशय, किससे, सेल से, उस सेल का नाम क्या है, एक ही कोशिका जिसको बोलते हैं, और उसका आकार कैसा होता है, घन के जैसा, इसे बनाना समझ लो तुम्हारा जैसा आकार होता है, कैसा आकार होता है उसका, घन के जैसा, किसका, एक ही कोशिका का, अग्नाशय का जो 99% भाग बनाते हैं किससे, एक ही सेल से, और यही एक ही सेल के कोशिका का आकार कैसा होता है, घनाकार। अगर पूछा जाए अग्नाशय का जो एक ही कोशिका, तो वह किस उपकला, उसका जो सतह या कोशिका बनाते किस उपकला होता है, घनाकार का, और इसमें 1% क्या होता है, लैंगरहैंस की दीपिका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अगर पूछा जाए लैंगरहैंस की दीपिका किससे कहते हैं, क्या बोलोगे, अग्नाशय को। अब ये समझाते दोनों हैं कि लैंगरहैंस की दीपिका, अब ये भी कोशिका क्या होता है, ये भी आपस में छोटे छोटे कोशिका क्या होता है, समूह बना हुआ रहता है, जो कि कितना परसेंट होता है, ये 1% और ये 99%। लैंगरहैंस की दीपिका का भी कोशिका का आकार कैसा होता है, घना के जैसा, और अग्नाशय का जो 99% एक ही सेल है, उसका भी आकार कैसा होता है, घना, कैसा आकार होता है, घना के जैसा, इसलिए दोनों किसका उदाहरण है, घनाकार उपकला उत्तक का। अब ये क्या करता है, ये करता है, ये हार्मोन स्रावित करता है, कौन, लैंगरहैंस की दीपिका क्या करता है, स्रावित हार्मोन, हार्मोन जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लाइकोगॉन हो गया, उस सब का कार्य भी नहीं, बस समझ लो हार्मोन, ये क्या करता है, हार्मोन स्रावित, और ये क्या करता है, अग्नाशयी रस स्रावित, अग्नाशयी रस मतलब एंजाइम स्रावित, अग्नाशयी रस स्रावित कौन करता है, एक ही सेल, जिसमें आ जाएगा तुम्हारा लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज, ये सब ये दोनों करते। अब देखो दोनों मिलकर कार्य क्या करेगा, भोजन के पाचन सब में सहायक होगा कि नहीं, लेकिन अभी तो हमको वो पढ़ना नहीं, हम तक न पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं कि समझ आ रहे हैं। ये अग्नाशय में देखो, अग्नाशय में 99% का एक ही सेल, और एक ही सेल में जो एक ही सेल का जो कोशिका का जो बना, तो किस मतलब उस कोशिका का आकार उसमें कैसा होता है, घनाकार, इसलिए वह किसका उदाहरण है, सरल घनाकार का। और इसमें 1% क्या होता है, लैंगरहैंस की दीपिका, वो भी किससे बना होता है, उसका भी कोशिका का आकार कैसा होता है, घनाकार के जैसे, इसलिए ये दोनों क्या है, घनाकार उपकला उत्तक। और इसमें तुमको लैंगरहैंस की दीपिका ये नाम क्यों पड़ा पता है, इसका जो खोज किया था बस एक वैज्ञानिक जिसका नाम लैंगरहैंस था। अब उसका विस्तार जब तुम्हारे सिलेबस में देखते हैं, बस अभी जनों के तुम्हारा लैंगरहैंस की दीपिका ये वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, इतना हो गया। अच्छा ये कार्य क्या कर रही है बताओ तो, स्राव का कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो ये क्या, अग्नाशय रस मतलब तुम्हारा जैसे लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब स्रावित करता है, और लैंगरहैंस की दीपिका ये हार्मोन सब स्रावित करता है ना, तो ये मतलब ये श्रावण तो समझ गए, ये क्या करता है, स्राव करता है। अब ये भी समझना, निस्यंदन तुम्हारा, और एक बताए थे कि इसमें थायराइड ग्रंथि बताए ये, अगर पूछे कि थायराइड ग्रंथि के इकाई को क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि की इकाई को क्या कहते हैं, कौन सी बोला, पुटिकान कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि यानी इसमें छोटे छोटे ये पाया जाता है पुटिका बहुत सारे, और इसको यानी ये क्या है, पुटिका। अगर पूछा जाए थायराइड ग्रंथि की इकाई क्या बोलोगे,
अब इसी का और इस पुटिका का आकार, इस पुटिका का जो कोशिका बनाते हैं किससे बनाते हैं? घनाकार। चलो एक पुटिका का बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, इसको बड़ा करके ये हुआ। और ये जो तुम्हारा कैसे इसका कोशिका का आकार कैसे होता है? अरे गोलाकार, आयताकार नहीं घनाकार। तुम उतना के शॉर्ट में बना रहे घनाकार होता है। कैसा होता है? ये क्या है? सरल घनाकार उपकला। कैसे होती? देखो थायराइड ग्रंथि का जो पुटिका होता है उसमें पुटिका पाया जाता है ना, उस पुटिका की कोशिका किस उत्तक से बना होता है? घनाकार, सरल घनाकार उपकला उत्तक। अब उसी उपकला उत्तक से नहीं, उसी पुटिका से जो उत्तक है ना उपकला उत्तक, किसी से क्या स्रावित होता है? हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? मुख्य रूप से अरे अगर तुम देखो ये कोशिका से पुटिका का जो कोशिका बना है ना उपकला उत्तक, उस कोशिका से निकलता है, लेकिन उतना तो डीप नहीं था। डायरेक्ट पूछता थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, क्या बोलेगा? थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन लेकिन वास्तव में कौन सी पुटिका जो उसका स्ट्रक्चर जो उपकला उत्तक है जो कोशिका से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कोशिका से निकलता है कि नहीं थायरोक्सिन? और ये थायरोक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से क्या करता है? उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है मुख्य रूप से। और मुख्य रूप से वृद्धि में भी सहायक कौन होता है? रे थायरोक्सिन। ये भी बताए है ना, उपापचय क्रिया का नियंत्रण और वृद्धि में सहायक। इतना आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं? अब इसमें ये हो गया। अचीय अधिकारी क्या करता है? श्रवण का निस्यंदन है ना। चलो निस्यंदन है अचीय प्रिंस, ये दिख रहा है पूरा, उसमें दिख रहा है साफ साफ। हो गया। चलो ये बोमेन संपुट। और ये क्या है? ये तुमने लिखा पीसीटी, और ये हैनले लूप, और ये डीसीटी, ये संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। आज पिछले क्लास में बोले थे कि सरल सल के उपकला उत्तक में क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन का, जिसको क्या वृक्काणु बोलते हैं, इसका जो होता है बोमेन संपुट का यह भाग एक पोडोसाइट, बोमेन संपुट बोले या पोडोसाइट बोले, किसका उदाहरण है? सरल सल के उपकला उत्तक। और ये हेनले लूप का पतला भाग जिसको क्या बोलते हो? अवरोही चाप। अवरोही चाप बोलते हैं। एक दो यानी बोमेन संपुट और ये हेनले लूप का पतला भाग जिसको क्या बोलते हैं? अवरोही चाप। ये किसका उदाहरण है? यानी सरल सल की उपकला का। अब उसको छोड़कर ये पीसीटी, इसका हिंदी नाम क्या होता है? निकष्ट सम्मिलित नलिका। और एक हो गया डीसीटी, दूरस्थ सम्मिलित नलिका, एक संग्राहक। तीन भवन पीसीटी, डीसीटी, संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका देखो, पीसीटी का पूरा नाम क्या है? निकष्ट सम्मिलित नलिका, ये दूरस्थ सम्मिलित नलिका, एक संग्राहक नलिका। ये जो नलिका ये क्या? पीसीटी, और ये संग्राहक नलिका, और ये डीसीटी। ये तीनों किसका उदाहरण है? घनाकार का, सरल घनाकार का। सरल घनाकार। अगर पूछे बोमेन संपुट तो क्या बोलोगे? सरल वो सल्की का वोमेन संपुट। और कौन? हेनले लूप का ये पतला भाग ना, ये तुम्हारा ये क्या है? अवरोही चाप। अवरोही चाप, ये पूरा हेनले लूप, इसका ये भाग क्या है? अवरोही चाप। ये किसका उदाहरण है? सल्की का नहीं, घना नहीं, सल्की। सरल सल्की यानी सरल सल्की का इसमें कौन? दो भाग, एक ये यानी हेनले लूप का पतला भाग जिसको अवरोही चाप, एक बोमेन संपुट बोले। बोमेन संपुट का एक भाग है पोडोसाइट, वो। उसको छोड़कर जो बताइए पीसीटी, डीसीटी, संग्राहक नलिका और हेनले लूप का ये मोटा भाग, ये जिसको क्या बोलते हैं? आरोही चाप या अधिरोही चाप। ये सब किसका उदाहरण है? घनाकार, हेनले लूप का। हाँ सरल घनाकार तुमरे, हाँ घनाकार भी बोलो। हेनले लूप का मोटा भाग जिसको क्या बोलते हैं? अधिरोही चाप। वो किसका? उसमें जो तक कौन सा था? सरल घनाकार उपकला उत्तक। इतना ही है ना। अब इसके आगे हो बचा है तीसरा और चौथा, वो बाद में देखते हैं, अभी यहीं तक रहने देते हैं।
ठीक।